स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इस सेशन में इंडियन पॉलिटी या फिर यूँ कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ फैक्ट्स सवालें एमसीक्यू के पैटर्न में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सवालें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं यहाँ पे। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ न्यूमोनियाक्स भी यहाँ पे ऐड किए हैं जो आप लोगों को अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो सवालें बनती हैं वहाँ पे इस तरह के सवालें हमेशा देखने को मिलती हैं। बहुत ही रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने इस सेशन को बनाया है। इस सेशन में जो टॉपिक्स, जो डिस्कशंस, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कंपाइल की हैं वो काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं और ये देखा गया है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस बनती हैं तो इन टॉपिक्स के ऊपर हमेशा से ही क्वेश्चन रही हैं। तो इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस सेशन पे बने रहें, अंत तक बने रहें और हमारे साथ साथ सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे उसको आप लोग हमारे साथ साथ सीखते चलें, जानते चलें। और अगर आप लोगों को ये फैक्ट्स पता हैं तो इसे आप रिवीजन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये वीडियो इतना हेल्पफुल होने वाली है, इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी कैंडिडेट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन जीआरबीटी के एलडीसी और एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सवाल है, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। प्रियम्बल की जो आइडिया है, प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो सामने कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके सामने जो एक प्रियम्बल बनी है, लिखी है, जो स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड, इस तरह से वो स्टार्ट होती है। तो वो प्रियम्बल, उसकी आइडिया किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी गई थी? आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे हम बैग ऑफ बोरोइंग्स भी हम कहते हैं क्योंकि काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोगों को दिखने को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बहुत सारे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो प्रियम्बल की जो आइडिया है वो भी एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ये ली गई थी। वो देश कौन सी है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रियम्बल की आइडिया ली गई थी। इसमें हम लोग जो बोरोड फीचर्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट बोरोड फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। ऑस्ट्रेलिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स और साथ में जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे फीचर्स हमने बोरो करी। जॉइंट सिटिंग यानी जो राज्यसभा और लोकसभा दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस पार्लियामेंट के हमारे, उन दोनों के जो जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग कन्वेंशन होती है, उसकी जो आइडिया है, वो जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। फिर अगली जो कंट्री है वो है कनाडा। वहाँ से फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी स्टेट जो गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट फेडरेशंस होती हैं, उससे सेंटर कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये आइडिया। साथ में वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूअरी पावर्स इन द सेंटर, जितने भी रेसिड्यूअरी पावर्स रह जाती हैं, रेसिड्यूअरी यानी जो बाकी रह जाती हैं, बाकी जो पावर्स रह जाती हैं वो सेंटर पे, सेंटर के ऊपर सौंपना। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, सेंटर के हाथ में होती है, आप लोगों को पता होगा स्टेट गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट, वो आइडिया। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये सारे आइडियाज बोरो करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आती है आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट बोरो करी है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
डीपीएसपी हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में जो मेंबर्स की नॉमिनेशन होती है उसकी प्रोसेस, और साथ में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसेस, इलेक्शन का जो मेथड है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी गई है। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी गई है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। लॉ जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश करती है वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया बोरो करी गई है। आगे देखते हैं सोवियत यूनियन, जो कि उस टाइम में यूएसएसआर हुई थी। अभी 1991 के कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर जो चली थी 1991 में, वो यूएसएसआर टूटकर काफी सारे कंट्रीज में वो बट गई थी, जैसे आज़रबाईजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। और उनमें से जो रशिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसएसआर उस टाइम में यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करती थी, वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल हो, जो आइडिया ऑफ जस्टिस है जो प्रियम्बल में मेंशन करी गई है, उसके आइडियल्स को ली गई है सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा फीचर्स ली गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, यानी देश का जो नागरिक होता है वो सिंगल सिटीजनशिप होता है, स्टेट और सेंट्रल का अलग अलग नहीं होता है, वो जो सिंगल सिटीजनशिप की प्रोसीजर है। साथ ही साथ कैबिनेट के सिस्टम, प्रेरोगेटिव रीट्स ये अलग, रीट एक पार्लियामेंट्री टर्म है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाईकैमरलिज्म, ये सारे फीचर्स ली गई है यूके से। यूएस से ली गई फीचर्स में फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को अगर उनके ऑफिस से टर्म कंप्लीट होने से पहले अगर उनको निकाला जा रहा है तो उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट, तो वो जो प्रोसेस है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर उनके टेन्योर को कंप्लीट करने से पहले उनको निकालना होता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट और उनके ड्यूटीज, ये सारे जो आइडियाज हैं ये ली गई यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर हम देखते हैं कुछ और कंट्रीज, जैसे जर्मनी। ये वेमर इसलिए कहा गया है क्योंकि जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम पहले वेमर रिपब्लिक कहते थे। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी प्रोविजंस के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स को सीज किया जाता है, सस्पेंशन किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स लोगों को नहीं मिलती है, सिटीजन्स को, वो जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी नए कुछ भी चेंजेस आने हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में जो प्रोविजंस दी गई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, उनमें अगर कोई चेंजेस लानी हो तो हम उसे अमेंडमेंट कहते हैं, यानी चेंज। तो वो किस तरह से वो अमेंडमेंट की प्रोसेस होगी वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी गई। और साथ ही साथ राज्यसभा में जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो प्रोसीजर भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी गई थी। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो प्रियम्बल में मौजूद है वो ली गई है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और साथ ही साथ जो रिपब्लिक सिस्टम है, इंडिया का जो रिपब्लिक सिस्टम है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम कहते हैं इंडिया को, वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी गई। तो ये कुछ बोरोड फीचर्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को याद में रखनी ही है। इन सब से सवालें हमेशा से देखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुई थी उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स मौजूद थे? इसका जवाब है 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स। और साथ ही साथ वहां पे जो अभी 448 आर्टिकल्स हो चुकी हैं प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 यानी 448 आर्टिकल्स मौजूद हैं, जो कि उस वक्त सिर्फ 395 हुआ करती थी। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं, मेनली शेड्यूल को हमने यहाँ पे
कवर करी है। जो शेड्यूल्स 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी प्रेजेंटली, वो सारे शेड्यूल्स को यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश करी है। 448 आर्टिकल्स हैं अभी, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। 2 शेड्यूल्स बाद में ऐड करी गई थी। ओरिजिनली 10 शेड्यूल हुआ करते थे उस वक्त, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार इनेक्ट किया गया था इंडिया में। तो पहला जो शेड्यूल है वो बताती है द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के और स्टेट के लिस्ट्स और उनके अंडर में जो टेरिटरीज आती हैं उनके लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड करी गई है। सेकंड शेड्यूल में इमोलुमेंट्स यानी जो सैलरी होती है, अलाउंसेस, जो अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन, जितने भी प्रोविजंस हैं सैलरी यानी इमोलुमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस, वो सारे सेकंड शेड्यूल में ये सारे इंक्लूडेड हैं। थर्ड शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं ओथ्स एंड एफर्मेशंस। जो ओथ्स एफर्मेशंस ली जाती है वो उनके फॉर्म्स क्या क्या होंगे वो थर्ड शेड्यूल में इंक्लूड करी जाती है। फोर्थ शेड्यूल में इंक्लूडेड है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो प्रोविजंस हैं वो सारे फिफ्थ शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं। सिक्स्थ शेड्यूल हमारे स्टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो स्टेट है त्रिपुरा, वो सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर में, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज जो है वो सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर में त्रिपुरा भी आती है। त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिक्स्थ शेड्यूल के थ्रू कंट्रोल होती है, प्रोविजंस के थ्रू, उन्हीं प्रोविजंस के थ्रू ये रन करती हैं। इसके अलावा स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय और मिजोरम भी इसमें इंक्लूडेड है। सेवेंथ शेड्यूल में जो लिस्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, वो सारे इंक्लूडेड है। एट्थ शेड्यूल में रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस जो हैं, जो लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट है, वो एट्थ शेड्यूल में इंक्लूडेड है। नाइन्थ शेड्यूल में कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन, उनके वैलिडेशन के प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं। टेंथ शेड्यूल में डिफेक्शन लॉ यानी जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है किसी भी कमी की वजह से, डिफेक्शन यानी कमियों की वजह से, वो सारे प्रोविजंस इंक्लूडेड है। 11th शेड्यूल में मेनली पंचायत के रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स और अथॉरिटी इंक्लूडेड है, जबकि 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज के पावर, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडेड है। तो ये सारे जो 12 शेड्यूल्स हैं, इनमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स, पार्ट्स 12 शेड्यूल में डिवाइड करने के बाद हर एक चीजों को उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। 12 शेड्यूल्स में उनको पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अब ये जो 12 शेड्यूल्स हैं, इनको सारे, इन जो 12 शेड्यूल्स हैं उनके, उनमें जो इंक्लूडेड पार्ट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, फॉर्म्स हैं, वो सारे ऐसे याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से हम एक निमोनिया आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसके थ्रू आप लोगों को एटलीस्ट ये याद रहेगी कि किस शेड्यूल में कौन से, मेनली कौन से रेगुलेशंस या फिर प्रोविजंस इंक्लूडेड है। देखिए, एक सिंपल सी लाइन है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और ये जो सारे यहाँ पे लेटर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप लोगों को 12 लेटर्स मिलेंगे, यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे 12 लेटर्स आप लोगों को मिलेंगे, और ये 12 लेटर्स, हर एक लेटर एक एक शेड्यूल और उनके प्रोविजंस को यहाँ पे इंक्लूड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमोनियाक है। आप लोग अगर इसको याद कर लोगे तो 12 शेड्यूल्स आप लोगों को और कभी तकलीफ नहीं होने वाली है। ये जो टी है हमने कही थी, ये क्या बताती है, जो टेरिटोरीज है, सेंटर और स्टेट के टेरिटरीज के बारे में ये बताती है फर्स्ट शेड्यूल। फिर ई फॉर इमोलुमेंट्स, साथ ही साथ अलाउंसेस और इस तरह के जो भी प्रोविजंस हैं वो सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं। ए फॉर एफर्मेशंस और ओथ्स, जितने भी एफर्मेशंस, ओथ्स होंगे वो शेड्यूल 3 में, थर्ड शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं। आर फॉर राज्यसभा, राज्यसभा हमने इसलिए इसको इस तरह से मौजूद किया है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो फोर्थ शेड्यूल है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बताती है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा में जो सीट्स जाएंगे स्टेट से। फिर
एस से बनती है शेड्यूल्ड एरियाज, जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनके बारे में ये बातें करती हैं। फिर ओ के अंडर में आती है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, यहाँ पे एरियाज होगी, एरियाज जो कि हमारे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रोविजंस को ये बताती है। फिर एफ से बनती है फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर यानी जो लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एट्थ शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो भी सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे इंक्लूडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे। एल से बनती है लैंड, लैंड जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लैंड रिफॉर्म्स ये आप याद रख सकते हो, लैंड रिफॉर्म्स ये सारे इंक्लूडेड हैं। अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा, 9th शेड्यूल में आप देखिए यहाँ पे सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस वैलिडेशन, वो किस एरिया में आती है, लैंड के रिफॉर्म्स में आती हैं। फिर जो 10th शेड्यूल है डी, डी फॉर डिफेक्शन, डिफेक्शन लॉस जितने भी हैं वो सारे इंक्लूडेड होती हैं। और आखिरकार शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के रेस्पेक्टिवली जो पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारे इंक्लूडेड है। तो आप लोग इस लाइन को भी अगर याद रखोगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि किस शेड्यूल में कौन सारे प्रोविजंस इंक्लूडेड है। खैर आगे बढ़ते हैं। सवाल है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो लिखी जाने वाली थी उस वक्त, तो ड्राफ्टिंग जो हुई थी उसके चेयरमैन कौन बने थे? द आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। नेक्स्ट है which one of the following acts formally introduced the principles of elections for the first time? इनमें से कौन सी एक्ट इंडिया में इलेक्शन के प्रिंसिपल को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करी थी, वो भी पहली बार? जवाब है इसका ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो कि आई थी 1909 में, 1909 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। अब ये जो केम इनटू फोर्स है और जो कंप्लीट हुई थी वो दोनों बिल्कुल अलग है। केम इनटू फोर्स यानी कब से ये लागू हुई थी? ये लागू हुई थी ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, और उसी दिन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई थी। इसकी भी एक स्टोरी है, क्योंकि ये जो 26 जनवरी 1950 है, ये जो 26 जनवरी की डेट है, ये इसलिए सिलेक्ट करी गई थी क्योंकि इससे पहले INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिन को पूर्ण स्वराज का एक जो पूर्ण स्वराज उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इंडिया को अभी पूर्ण स्वराज चाहिए, और इस डेट को ही वो डिक्लेयर करी गई थी। इसको मेमोरेबल बनाने के लिए ही 26 जनवरी को ये अडॉप्ट करी गई थी। हालांकि ये नवंबर 26 तक कंप्लीट हो गई थी, तो 1949 26 नवंबर तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी, फिर भी उन्होंने 2 महीना वेट किया लागू करने से पहले। फिर है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स सोशलिस्ट, सिक्युलर, इंटीग्रिटी, रिपब्लिक। इसमें से किन किन जो यहाँ पे टर्म्स हैं, इनको जो 26 नवंबर 1949 को जब ये खत्म हो गई थी, मैंने कहा था कि ड्राफ्टिंग इसकी कंप्लीट हो गई थी, उस वक्त इनमें से कौन से टर्म्स इंक्लूडेड नहीं थे इंडिया के प्रियम्बल में? करेक्ट ऑप्शन हमको यहां से चूज करनी है। द आंसर इज द टर्म्स सोशलिस्ट, सिकुलर और इंटीग्रिटी, ये सारे इंक्लूडेड नहीं थे, जबकि रिपब्लिक ऑलरेडी इंक्लूड करी गई थी। जो सोशलिस्ट, सिकुलर, ये सारे जो टर्म्स हैं ये प्रियम्बल में 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड करी गई थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। नेक्स्ट है द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। नेशनल फ्लैग की जो डिजाइन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट करी थी? जवाब है इसका 22 जुलाई 1947 को। हमारी
जो इंडिपेंडेंस हुई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑन पेन एंड पेपर, वो हुई थी 15 अगस्त को, लेकिन नेशनल फ्लैग की जो डिजाइन है वो उससे पहले ही अडॉप्ट कर ली गई थी, और वो डेट है 22 जुलाई 1947। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। मार्च 31 1921 को ही ये नेशनल फ्लैग जो जो है वो डिजाइन हो चुकी थी। हमारे नेशनल फ्लैग के जो डिजाइनर थे वो थे पिंगली वेंकैया, और वो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, सॉरी, आंध्र प्रदेश से वो बिलोंग करते थे, और उन्होंने पहली बार ये फ्लैग डिजाइन करी थी। जब वो 19 साल के थे, वो पिंगली वेंकैया वे साउथ अफ्रीका गए थे टू फाइट फॉर द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी के तरफ से फाइट करने के लिए उनको साउथ अफ्रीका भेजा गया था। साउथ अफ्रीका में वो गए थे क्योंकि इंडिया उस वक्त ब्रिटिश के रूल के अंडर में थी। साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ने सारे सोल्जर्स को, जितने भी जो साउथ अफ्रीका के जो सोल्जर्स थे, या फिर उसके अलावा जितने भी कंट्रीज में ग्रेट ब्रिटेन उस टाइम में रूल करती थी, उन सारे सोल्जर्स को उन्होंने, उस ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स ने क्या किया कि जो ब्रिटिश की जो फ्लैग है, यूनियन जैक जिसका नाम है, उनको सैल्यूट, उसको, उस फ्लैग को सैल्यूट करने को कहा। जिन्होंने नहीं माना उनको बाय फोर्स ये सैल्यूट कराया गया। उनको ये बात पसंद नहीं आई, और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने देश के लिए उन्हें कुछ करना था, उनको एक फ्लैग उनको डिजाइन करना ही था। और उसके बाद इस फ्लैग को 22 जुलाई को अडॉप्ट किया गया। इंडिया अपने नेशनल फ्लैग के तौर में इस उनके जो डिजाइन है, उनकी जो बनाई गई फ्लैग थी उस वक्त, उसको अडॉप्ट कर ली गई, और वो तब से हमारी नेशनल फ्लैग बन गई। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज। जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रही थी, ड्राफ्टिंग कमिटी थी, लिखने की जो कमिटी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी जिनके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, हमने कही थी, उस ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने मेंबर्स इंक्लूडेड थे? आंसर है 7 मेंबर्स उस ड्राफ्टिंग कमिटी में इन्वॉल्व थे। 7 मेंबर्स को उस ड्राफ्टिंग के लिए ड्यूटी दी गई थी। नेक्स्ट है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उस वक्त, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की राह पर थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी गई थी, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में किनको रखा गया था? द आंसर इज ऑप्शन डी, सर बी एन राव। तो बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? द आंसर इज ऑन 26 नवंबर 1949। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया, लेकिन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। फाइनली ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी उस वक्त। नेक्स्ट है, which of the following acts gave representation to Indians for the first time in the legislature? ब्रिटिश इंडिया के रूल के दौरान ही एक एक्ट लाई गई थी जिसमें इंडियंस को पहली बार लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया था। इंडियंस लेजिस्लेचर में अब हिस्सा ले सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे इंडिया को, और उसमें इंडियंस को ही अलाउ करी गई थी उस एक्ट के तहत। तो वो एक्ट कौन सी थी? द आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किनको कहा जाता है? द आंसर इज ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करी थी, फाइनली वो कितने दिनों में रेडी हुई थी? द आंसर इज ऑप्शन सी, अबाउट 3 years सिंस December 9, 1946। December 9, 1946 को स्टार्ट हुई, इंडिपेंडेंस के बाद भी ये काम चलती रही, और उसके बाद फाइनली अबाउट
3 इयर्स, 3 सालों के बाद ये 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुई और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया इंडिया में। इसका भी एक एग्जैक्ट जो टाइम है वो भी अवेलेबल है, उस पर हम बाद में आ रहे हैं। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। इसके बारे में हमने बात करी थी जब हमने बोरोड फीचर्स की बात करी थी। प्रेसिडेंट को जो हटाया जाता है उनके टेन्योर से पहले अगर उनको हटाया जाने का प्रोसीजर है तो वो उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट। तो उसे कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? अगर आप लोग को याद है तो वो अडॉप्ट करी गई थी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट वॉज बोरोड बाय इंडिया। अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है वो कहां से बोरो करी गई थी? इसको भी हमने डिस्कस किया था। ये करी गई थी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई, फॉर्म होने के बाद जो पहली सेशन थी वो कहां पे रखी गई थी? फर्स्ट सेशन कहां पे करी गई थी? द आंसर इज ऑप्शन ए इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हो रहा था, फ्रेमिंग यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, लिखी जा रही थी, उसके ऊपर डिस्कशंस किए जा रहे थे, तो ये फेडरेशन की जो प्रोविजन है, फेडरेशन की जो फीचर है वो कहां से बोरो करी गई थी? किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बोरो करी गई थी? द आंसर इज ऑप्शन डी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई थी उनके मेंबर नहीं थे? द आंसर इज ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर इनमें से नहीं थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में है? रिटन फॉर्म में उनका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से, जिस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पूरी तरह से लिखी हुई, उस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन उनकी नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। वो देश है यूके और उनकी कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनली लागू नहीं है। नेक्स्ट है विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल बी आर अम्बेडकर ने इनमें से किस राइट को या किस टर्म को कही थी? द आंसर इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज की जो राइट है, जो हम लोगों को फंडामेंटल राइट मिलती है, वो डॉक्टर अंबेडकर के ओर से ये कहा गया था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे है व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हमने बात करी थी कि करीब करीब 3 साल लग गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से तैयार होने में, लेकिन एग्जैक्टली कितने दिन लगे थे उसकी बात हम कर रहे हैं। द आंसर इज 2 years 11 months एंड 18 days। कभी कभार 17 days भी ये कहा जाता है, लेकिन वाइडली जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो है 2 साल 11 महीना और 18 दिन। तो इतने टाइम लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने में, पूरी तरह से बनाने में। इसके लिए काफ़ी सारे सेशंस हेल्ड किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिबेट्स हैं वो आप लोगों को इंटरनेट में आप अगर खोजोगे तो वो सारे डिबेट्स एक के बाद एक वो सारे लिखित रूप में आप लोगों को मिल जाएंगे। जो जितने भी सेशंस हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग जो हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जितनी भी ये प्रोसीडिंग्स हुई थी, जितने भी सेशंस हुए थे, वो सारे डेट वाइज आप लोगों को मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हो, आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट सेशंस थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट के अंडर में आने वाली एलिमेंट इनमें से कौन सी नहीं है? द आंसर इज ऑप्शन डी आर्मी। आर्मी की जो प्रोविजन है वो स्टेट एलिमेंट के अंडर में नहीं आती है। तो ये कुछ सवालें थी जो हमने आप लोगों के लिए कंपाइल करी। हम लोगों को लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सवालें हैं, पहले भी पूछी गई हैं या फिर
आगे की जितने भी एग्जामिनेशंस है इन क्वेश्चंस के अलावा जनरली क्वेश्चंस बनती नहीं है। इन सारे टर्म्स को या फिर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमेशा यूज करी जाती है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो सेशन है बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल प्रूव करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन थी हमारी तरफ से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर रखें ताकि जब भी हम नए अपडेट डालें, नए वीडियोस डालें अपने चैनल में, आप लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर हमारे ऐप स्टडी 247 द लाइव लर्निंग ऐप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को मॉक एमसीक्यूज और काफ़ी सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस वहाँ पे आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को मिल जाएंगी। आप हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक में आप जुड़ सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे साथ टेलीग्राम के चैनल में भी जुड़ सकते हैं, आप लोगों को वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल प्रूव करेगी और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस उम्मीद के साथ आज का जो सेशन है यहाँ पे हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।